रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयदा इकरा बुखारी सुबह सवेरे पाकिस्तान में अपने तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हैं। और जनाब, उम्मीद करती हूँ आपका वीकेंड जो है अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि आज एक नया दिन है, नए हफ्ते का आगाज़ होने लगा है। तो नया हफ्ता आपका बेतहाशा पुरसुकून और खुशियों भरा गुजरेगा। आज की जो अच्छी बात है वो है कि इंसान के अच्छे या बुरा होने का जो अंदाज़ा है वो इंसान के अखलाक से लगाया जा सकता है कि अगर इंसान का अखलाक अच्छा है तो क्योंकि वो इंसान अच्छा होगा। और इंसान को कामयाबी भी इसी चीज़ से मिलती है, क्योंकि दुनिया और आखिरत की अगर कामयाबी हासिल करनी है आपने, तो उसके लिए आपको अपना अखलाक जो है वो अच्छा करना होगा। अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, लोगों से, इर्द गिर्द के जो लोग मौजूद हैं आपके पास, उनसे अपना अखलाक जो है वो अच्छा करें। अच्छे अखलाक से ही जो है कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। और उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए हमारे सराउंडिंग्स में देखें, अगर आप किसी से अच्छे कुछ अल्फाज बोल दें तो उनका दिन अच्छा गुजर जाएगा। और ये आपके अच्छे अखलाक के ऊपर है कि आपने उसका दिन, अगले बंदे का जो है दिन अच्छा गुजार दिया है, और वो आपकी पूरा दिन वो एक अच्छी बात सुनकर तो उसके ऊपर अमल भी करेगा और उसको खुशी भी होगी कि यार मुझे किसी ने, अगर आपने किसी की तारीफ़ कर दी है तो वो तारीफ़ उसको इतना एक्साइटेड कर देगी कि वो सारा दिन उसका अच्छा गुजर जाएगा। तो ये आप पे अखलाक पर है कि आपका अखलाक किस तरह का है। तो आप ये आज अहद कर लें कि आज आपने अच्छे अखलाक से सबके साथ बातचीत करनी है, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से रहना है। तो यही हमारे अच्छे जो है दिन का आगाज़ है और अच्छी बात है। तो अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो मौसम का अहवाल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ठंड क्योंकि बढ़ रही है तो सर्दियों के कपड़े आप पहले निकाल लें, क्योंकि मैंने भी वैसे सर्दियों के कपड़े निकाल लिए, लेकिन आप लोग भी सर्दियों के कपड़े निकालें और अपने आप को महफूज रखें, ज़रा गर्म करके रखें। तो अब बात करेंगे बागों के शहर लाहौर की कि मौसम कैसा है और दर्जा हरारत जो है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो लाहौर की अगर बात की जाए तो 14 है मिनिमम, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो ये तो था लाहौर का वेदर। और अब बात करेंगे इस्लामाबाद की कि शहर इक़्तिदार में मौसम आज कैसा रहेगा। तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो बताया जाता है कि 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब कराची का रुख कर लेते हैं कि कराची का मौसम कैसा रहेगा। तो कराची में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो है 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो कराची के बाद रुख करेंगे फूलों के शहर पेशावर का। तो पेशावर में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो है 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम तो खुशगवार ही है। तो कोयटा का रुख कर लेते हैं कि कोयटा का मौसम कैसा रहेगा आज। तो कोयटा का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो है 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की। कश्मीर का मौसम जो कम से कम दर्जा हरारत है वो बताया जाता है 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चलें आगे बढ़ते हैं और एक बात करेंगे बड़े ही होनहार बच्चे की। छोटा सा बच्चा है लेकिन काम उसके बड़े बड़े हैं। ऐसा उसने क्या किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले आपको उस छोटे से बच्चे से मिलवा देते हैं। और जी हाँ, मोहम्मद अमीर शाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो आपको देखने में छोटे से लग रहे होंगे, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने काम बहुत बड़ा किया और इसने वीडियो गेम्स बनाई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अमीर शाह, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। और अमीर शाह के साथ अमीर शाह की सिस्टर भी बैठी हैं, वजीहा। अस्सलाम वालेकुम वजीहा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, पहले तो मैं आपकी जानिब भी आऊँगी क्योंकि आपने काम बड़ा बड़ा किया है। तो अमीर शाह कैसे आइडिया आया और कितनी ज़बरदस्त आपने वीडियो गेम बनाई है? जी मैं यानी कि इसका आइडिया था कि दुनिया में कई सारे लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक तरीके से उनके स्ट्रगल के साथ कोऑप करवाना इस गेम का आइडिया था। अच्छा,
तो मैंने जबरदस्त। पर्सनली ऐसी चीज़ों के साथ, डिप्रेशन जैसी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। ऐसे लोगों के स्ट्रगल के साथ कोप करवाना इस गेम का आइडिया था। और ये गेम जो है मैंने इस डेवलप करना शुरू की थी, क्योंकि डेवलपमेंट मैं तकरीबन 7 साल की एज से कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा आपको आइडिया कहाँ से आया कि मैंने गेम बनानी है, और अब तक बनाई कितनी गेम्स हैं? जी, अब तक मैं 2 गेम्स बना चुका हूँ। अच्छा। एक जो है वो पब्लिश हो चुकी है, और ये जो अभी स्ट्रगल के साथ मैंने आपको बताया उसका नाम है इनएविटेबल जर्नी टू द वर्ल्ड। ये भी मैंने पब्लिश करनी है, और जो पब्लिश कर चुका हूँ उसका नाम था पोकेमॉन डोमिनेशन ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, सही। तो जो आपकी जो गेम आपने कहा लॉन्च हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, तो उसमें मतलब किस तरह की गेम है, कैसी है? बच्चे जानना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं इस टाइम। अच्छा, तो वो एक पोकेमॉन फ़ैन गेम है। एक शो आता था पोकेमॉन पहले। अच्छा। उसका एक तरीके से मेरे लिए पैशन प्रोजेक्ट था उसके लिए कुछ बनाना। जबरदस्त। तो मैंने वो गेम को उसके लिए बनाया था। अच्छा, तो ये आपने मतलब आपके साथ आपके क्लास फेलोज तो होंगे, मतलब वो देखते होंगे कि भाई अमीर शाह ने कोई गेम बनाई, तो उन्होंने क्या, उनके रिएक्शन से उस गेम को उन्होंने खेला भी है? जी, मेरे क्लास फेलोज में कई लोगों ने खेला है, और वैसे टोटल उस गेम पे अभी थाउजेंड्स में डाउनलोड्स हैं। अच्छा, तो वजीहा आप बताएं कि अमीर शाह जब गेम बना रहे थे तो क्या पेरेंट्स ने कहा कि हाँ ठीक है लो तुम, क्योंकि बच्चों को कहते हैं ना कि भाई नहीं स्टडी करो और इधर उधर को कोई काम नहीं करने, बस स्टडी करो, तो आपके पेरेंट्स ने क्या उनका रिएक्शन था जब इसने गेम्स बनाई? हमने तो इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अच्छा। हाँ जी, पेरेंट्स ने भी किया और हम बहन भाइयों ने भी ना इसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि गेम्स बना लो, स्टडीज़ के लिए मुश्किल है नहीं। अच्छा। हाँ जी, 1 घंटा भी पढ़ ले तो माशाल्लाह इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ज़बरदस्त, यानी कि अमीर शाह तो बड़े इंटेलिजेंट हाँ हैं। जी। तो वजीहा वैसे इसकी क्या एक्टिविटीज़ है घर में, गेम्स मतलब बनाने के अलावा और क्या करता है? जैसे बच्चे होते हैं ना कि भाई खेल कूद में भी लगाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो इसकी और क्या एक्टिविटीज़ है? इसकी तो एक्टिविटी यही है, ये जो प्रोग्रामिंग करता है, वेबसाइट बनाता है, गेम्स बनाता है, कहते हैं यही मेरा खेल है, मुझे इसमें मज़ा आता है, तो वो यही करता है ज़्यादा। बाकी बच्चों से इसके इतने वो है नहीं। जो इसके दोस्त हैं वो भी बड़े स्टूडेंट ही, IT स्टूडेंट ही इसके दोस्त हैं, वो ही घर अच्छा। आते हैं, उनसे आइडियाज़ आते हैं इसको इस तरह से। ज़बरदस्त। तो अच्छा बताइए, ये शरारती भी है? थोड़ा बहुत के ज़्यादा है? फनी है, शरारती करता है? हाँ जी, थोड़ा। दूसरे बच्चों की तरह खूब उल्टी पुल्टी हरकतें करता है? खूब नहीं, बस थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत करता है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं और अमीर का क्या नंबर है? अमीर का आखिरी नंबर है। आखिरी नंबर पे? अच्छा जी, सबसे हाँ जी, छोटे ने सबसे बड़ी छोटे महारत हैं। का काम हाँ कर जी। छोड़ा है। तो कितने बहन भाई हैं आप? 4 बहन भाई हैं। अच्छा, जी। तो बाकी भी सब बहन भाइयों की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या फिर सिर्फ अमीर ही एक नहीं, सिर्फ अनोखा? अमीर, हमारी फैमिली में कोई भी जो है ना इसे IT में नहीं गया। मैं भी मेडिकल की हूँ, कोई भी IT में नहीं गया, ये खुद ही गए हैं जी। अच्छा, तो अमीर आप कंटेंट देखते हो मतलब कि किस तरह से, क्योंकि आजकल जो गेम्स है वो बड़ी खूब मार धाड़ वाली और बच्चे उनसे मार धाड़ सीख लेते हैं और मतलब थोड़े हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो आप कोई कंटेंट ऐसा देखते हो कि बच्चों के लिए अच्छी गेम्स लेके आई जाएं? जी, जैसे मैंने गेम बनाई है ना, इसमें फ़ाइट का मैं जो गेम्स मैं सोचता हूँ कि गेम्स हैं अब मीनिंगलेस हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। इन गेम्स में मीनिंग होना चाहिए, और जो मीनिंगफुल गेम्स हैं उनमें फ़ाइट होती भी है, लेकिन वो वायलेंस को कंडोन नहीं करते, बाद में वायलेंस के लिए पनिश करते हैं। जो गेम्स बिल्कुल ऐसी, तो आपकी गेम में ऐसा तो नहीं कुछ भी वायलेंस वगैरह तो नहीं? वायलेंस है, लेकिन अगर हमारे पास चूज़ करने का ऑप्शन है, अगर हम वायलेंस को चूज़ करेंगे तो आगे हमारे लिए मुश्किलें होंगी गेम में, और अगर हम वायलेंस को चूज़ नहीं करेंगे तो गेम में ईजी है। अच्छा, यानी कि आपने एक मैसेज दिया है कि अगर आप वायलेंस को चूज करेंगे तो मुश्किलें होंगी, और अगर वायलेंस को चूज नहीं करेंगे तो आसानी से एक ट्रैक आप गेम को कंप्लीट कर सकते हैं। जी। ज़बरदस्त। तो अमीर, आपके टीचर्स आपको क्या कहते हैं इस गेम, आपने जब आपने पब्लिश की गेम्स, तो टीचर्स का क्या कहना था? टीचर्स से कैसा रिएक्शन था कि भाई अमीर शाह ने गेम डेवलप की है? मेरे टीचर्स बहुत खुश थे, ख़ासकर जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो मैथ के सर हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथ्स वगैरह यूज़ किया जाता है। उन्हें पता था शुरू से कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब किया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, तो अमीर आपकी स्कूल में क्या परफॉर्मेंस है, क्या पोजीशन कोई आती है क्लास में? मुझे तो लगता है फर्स्ट आते हो। फर्स्ट क्लास में तो अलग है, लेकिन क्लास में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं और पोजीशंस भी आती हैं, लेकिन ऐसा है कि फ़िलहाल मैंने ट्राई किया कि अभी मैं स्टडी पर भी फोकस कर रहा हूँ साथ साथ इस चीज़ के। अच्छा, तो कोई और भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कोई फिजिकल स्पोर्ट्स जो हैं वो इस तरह से भी कुछ खेलते हो? नहीं, फिजिकल स्पोर्ट्स तो नहीं, लेकिन इसी डोमेन में और भी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे मैं आपको गेम का बताया, इसी के अलावा मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है खुद से, वो पाकिस्तान की
फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा मैंने कई सारे वेबसाइट्स भी बनाए हुए हैं। अच्छा, तो अमीर वैसे अपनी तो गेम आप खेलते हो, बनाते भी हो, तो आप इसके अलावा भी कोई और गेम्स खेलते हो, पसंद करते हो कुछ ऐसा, कुछ डिफरेंट गेम खेलें? जी, मैं काफ़ी ज़्यादा JRPG जानना पसंद करता हूँ गेम्स का। इसमें स्टोरी गेम्स ज़्यादा होते हैं। गेम्स का मैं वो गेम्स खेलता हूँ जिनमें एंडिंग होती है, क्योंकि मेरे हिसाब में जिस चीज़ में एंडिंग नहीं है वो मीनिंगलेस है। ग्लोबल लेवल पर जो है वो पाकिस्तान का नाम लेके आना चाहता है अमीर के जो ख्वाब है ना वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, अल्लाह ताला इनको पूरा भी करें। लेकिन अमीर कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में। अच्छा, 10th क्लास में है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और इतना वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतना छोटा सा है और इसने इतनी ज़बरदस्त किस्म की गेम्स जो है वो डेवलप किए हैं। तो आपको इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं और घर में पेरेंट्स भी आपको देख रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहोगे, अच्छा सा मैसेज? जी, मेरा पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ में आगे जाता है, किसी भी चीज़ में आगे जाना चाहता है, कोई भी टैलेंट है उसमें, तो उस टैलेंट को दबाइए मत, उसे किसी दूसरी चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए, क्योंकि हमारा यूथ ही आगे जाकर हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल, हमारा यूथ ही हमारा जो है वो फ्यूचर है। तो बहुत शुक्रिया अमीर शाह और वजीहा, आपने हमें टाइम दिया। और ये थे नाज़रीन हमारे छोटे से मेहमान अमीर शाह, और उनके काम जो हैं आपने यकीनन देख ही लिए कितने बड़े हैं। तो ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसे ही बच्चे हैं, और आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि वो इस तरह के बच्चों की तरह मुल्क का नाम रोशन करें। तो एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, तो ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस। कूड़ा करकट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और इसको इस्तेमाल में लाकर हम इससे किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आसिम महमूद, चेयरमैन फाउंडर ग्रुप हैं, और साथ ही साथ साबिक सदर एनवायरमेंटल कंसल्टेंट एसोसिएशन भी हैं, CEO ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के वक्त का। और इसके साथ ही हमें जो ज्वाइन करेंगे वो कराची से करेंगे सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख। तो गुफ्तगू का आगाज़ पहले सर आपसे ही करते हैं। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ पर बिलखुसूस सबसे बड़े पाकिस्तान को अपना वक्त दिया है। तो पहले सर बताइएगा कि पाकिस्तान में सालाना कितने मैट्रिक टन जो कूड़ा है वो इकट्ठा हो जाता है? देखिए जी, जैसे कि बताया इन्होंने कि तकरीबन 40 से 45 मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा होता है। मैं दो बड़े शहरों की बात करूंगा। एक बात करूंगा लाहौर शहर की। लाहौर शहर के अंदर जो टोटल जनरेशन है सॉलिड वेस्ट की वो 9000 टन है, जिसमें से 7000 टन जो है वो इस वक्त लाहौर शहर की जो इंतज़ामिया है, जिसको हम कहते हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वो कलेक्ट कर रही है। और कलेक्ट करके इस वक्त महमूद बूटी के पास साइट डेवलप की भी है उन्होंने, उसको कहते हैं लखो डेर लैंडफिल साइट, सही, उसके अंदर वो डंप कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कराची की, तो उसके एस्टिमेट्स जो हैं वो 16 से 20,000 टन पर डे है, और मेरे नज़दीक ये कम एस्टिमेट है। मेरे नज़दीक असल एस्टिमेट अगर उसकी एक स्टडी कराई जाए तो वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। अच्छा, ज़्यादा होगा इससे? जी, कराची, क्योंकि देखें एक तो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि आवाम के अंदर शऊर आना चाहिए कि हमने वेस्ट को फेंकने की बात नहीं हो रही, वेस्ट को कम कैसे करना है, कम कैसे करना है, हर लेवल पे, इंडिविजुअल सतह पे, इनफरादी तौर पे हमें हर लेवल पे अपने तौर पे कम करना है। अभी अगर मैं टिश्यू पेपर रख दूँ यहाँ पर सामने ना आपके, तो कोई भी काम नहीं होगा ना, बंदा टिश्यू लगा कर ऐसे ही मुँह साफ़ करके उसको फिर फेंक देगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, इनको कम करना है। तो जैसे कि वैसे तो काफ़ी हमने इंटरनेशनल देखा कि मुंबई में एक मैंने देखा था कि रिपोर्ट में देख रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने इतना बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ थे, उन्होंने उसको सारा डंप किया, किस तरह से उसने उनको रिसाइकल किया सब चीज़ों को, और उससे बड़ी चीज़ें वो उन्होंने बनाई, बिजली बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह के इस लेवल पर काम हो रहा है? पहले तो मैं आपकी मुंबई के रेफरेंस के हवाले से बात करूँगा। मैं अभी कुछ दिन पहले डेनमार्क किया था, वहाँ का जो कैपिटल सिटी है कोपेनहेगन, तो मैं उधर गया तो मुझे ये पता लगा कि वहाँ पर कोई वेस्ट डंप नहीं है। अच्छा, जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा जाता है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसको फीड करते हैं, उससे बिजली पैदा करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में फिर भी, हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क नहीं लेकिन बहुत छोटा मुल्क नहीं है, लेकिन ये जो मुल्क हैं यूरोपियन ममालिक, ये छोटे छोटे हैं बिल्कुल ऐसे, तो इनके पास स्पेस की बड़ी कमी है। तो ये अपने जितना भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो वेस्ट भी हो, वेस्ट इज़ नॉट अ वेस्ट, वेस्ट इज़ अ रिसोर्स, बिल्कुल, उससे तो हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बिजली बनाते हैं। और मुंबई के अंदर
बिल्कुल काम हो रहा होगा, लेकिन मुंबई में भी अभी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। लाहौर के अंदर पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगने लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजूहात पे, पॉलिटिकल सतह पे या वैसे इस वक्त नहीं लग रहा। ये एक हमारे सोसाइटी का अलमिया है कि इस तरह की पॉलिटिकल जब इंटरफेरेंस आ जाती है तो चीज़ें हो ही नहीं सकती। जी, लेकिन मेरे नज़दीक हमारा सलूशन एक ही है, और वो ये है कि हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाएं। सही। तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस वक्त उन्होंने एक साइट बनाई हुई है महमूद बूटी के ऊपर, जहाँ पर वो खाद बना रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सही, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जी बिल्कुल सही। तो कराची से हमारे साथ रोशन अली शेख साहब भी मौजूद हैं। तो रोशन अली शेख साहब, आप बताइएगा, क्योंकि आप तो सेक्रेटरी बल्दियात भी रह चुके हैं और अभी मतलब हैं तो कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं। तो सर, आपने कराची में, क्योंकि हमने देखा है कराची के जो शहरी हैं उनको बड़े मसाइल हैं, कूड़ा करकट के ढेर हैं, जगह जगह पे कूड़ा जो कचरा कुंडियाँ हैं वो बनी हुई हैं। तो कराची में कोई काम हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है? थैंक यू वेरी मच जी। बेसिकली आपकी बात इस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि कराची में काफ़ी अरसे से ये जो कचरे का मसला है वो प्रॉपरली हैंडल नहीं हुआ, लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट ने इसको बेसिकली ये कचरा उठाने का काम जो है वो नीचे DMCs और कंटोनमेंट का है। कराची में मसला ही आपका सारा ये है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज़, जिसमें 20 से ज़्यादा एजेंसीज़ हैं जो कचरा उठाती हैं, तो इशू था उनमें कोऑर्डिनेशन का। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है, उसके तहत 3 ज़िलों में कचरा उठाने का काम वो हो रहा है, बाकी 3 पे DMCs काम कर रही हैं और 7-6 कंटोनमेंट्स काम कर रही हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको, जिस तरह हमारे दोस्त ने आपको बताया था कि वेस्ट इज़ अ रिसोर्स, और हम इसको 14,000 टन कचरा जो कराची का है उसको साइंटिफिक बुनियादों पे उसमें वो चीज़ें करेंगे जिसमें वेस्ट टू एनर्जी भी होगा और रिसाइकलिंग भी होगी। अब 14,000 टन से अगर आप, हमारा जो टारगेट है कि अराउंड 40 to 45% रिसाइकलिंग होगी, और उसके बाद भी जो सारा कचरा है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50% के करीब हमारा किचन गार्बेज है तो दैट शुड गो टू दी बायोगैस प्लांट और वहाँ जाएगा, कुछ इंसिनरेटर्स में जाएगा। तो हमारे यहाँ भी अराउंड डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी 200 से 250 मेगावाट बिजली। लेकिन शेख साहब, इसके ऊपर अमल दरामद कब होगा, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है। काम कर रहे हैं। देखें, एक एफ़र्ट हुई थी 2015 में जिसमें वेस्ट टू एनर्जी के लिए EOI इशू किया गया था। उसके इसी तरह गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस जो मॉडर्न हैं उसके लिए उस वक्त भी 2015 में भी फंड्स आ गए थे, लेकिन अब दोबारा मतलब अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये नहीं हो सका, कुछ मसाइल आते हैं, इसलिए कि यू कैन नॉट कंपेयर। लेकिन सर, फंड्स जाते कहाँ है? क्योंकि फंड्स अगर इसके लिए मुख्तस किए जाते हैं तो फंड्स जाते फिर कहाँ हैं? नहीं, फंड्स अगर आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकें तो वो फिर लैप्स हो जाते हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 1.6 बिलियन रुपीज़ 3 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस, मॉडर्न गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस बनाने के लिए मुख्तस किए हैं, जिस पे इंशाल्लाह चंद दिनों में टेंडर वगैरह वो NIT आ जाएगा। लेकिन शेख साहब, आप अंदाज़न बताइएगा कि कब तक ये जो कूड़ा करकट के ढेर हैं, शहरियों के मसाइल हैं, कब तक हल हो सकते हैं, कब तक इनका कोई हल निकल सकता है? जिस तरह अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी विजन हमें दी है और जो टारगेट्स दिए हैं उसके हिसाब से मॉडर्न GTS जो गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन है वो 1 साल में ऑन ग्राउंड आना चाहिए, और हम जो वेस्ट टू एनर्जी पे काम कर रहे हैं उसमें अराउंड ये वेस्ट टू एनर्जी थोड़ा सा लंबा काम है जिसमें कम से कम 2 साल लगते हैं, और उसमें जो है कराची में कम से कम 3 बायोगैस प्लांट और 2 इंसिनरेटर्स लगने हैं, जिस पे अभी हम प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ पे जैसे अमल दरामद होगा तो जिस तरह हमारे दोस्त ने जो पहले बता रहे थे आपको, कोपेनहेगन की मिसाल दे रहे थे, तो वहाँ उसी की तरह यहाँ से आपको कचरा मिसालें तो बड़ी मिलती हैं, लेकिन हमें कोई अमल दरामद अपने मुल्क में होता दिखाई नहीं देता। चले इंशाल्लाह इस मरतबा एक नेक नियति से, बड़ी एफर्ट से और विथ टाइम लाइन्स हमें टारगेट्स दिए गए, इंशाल्लाह इस पे काम होगा।
चलें, उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द का अमल दरामद हो। लेकिन सर वैसे कचरे से खाद किस तरह से बनाई जाती है? इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कचरे से खाद जो है वो तो बेसिकली जो बायोगैस प्लांट होता है वो बेसिकली कंपोस्ट प्लांट भी होता है, जिसमें आप गैस उससे निकालते हैं और बाकी जो बच जाता है वो आपकी ग्रीन खाद होती है। तो इसमें गैस से भी आप कमाते हैं और खाद बेचने से भी कमाते हैं। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा, जिसका हर जगह पे देखें, कचरा उस वक्त तक साफ़ नहीं हो सकता जब तक कचरा फैलाने वाला, कचरा करने वाला वो डिसिप्लिन ना हो जाए, उसकी अवेयरनेस ना हो। बिल्कुल। अगर हम मतलब कि 24 घंटे में तो शेख साहब अवेयरनेस आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस दी भी जाती है ना, उसको नहीं अवेयर से देखें, अवेयरनेस पे अभी ये जो आपने लास्ट मंथ आपने देखा कि सीएम साहब ने एक बिल्कुल एक बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई थी सिर्फ बैकलॉग क्लियर करने के लिए। हाँ नहीं, लेकिन ये जो 5-6 और चीज़ें हैं उसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट था जिसमें ये बैकलॉग जो गुज़श्ता काफ़ी बरसों से, सालों से, 5 साल से, 10 साल से कहीं से नहीं उठाया गया था और डंप्स क्रिएट हो गए थे, तो उनको क्रिएट करने की कोशिश की और 30 दिन में हमने अराउंड 90% सक्सेस हासिल की। सही। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी दौरान आपने देखा होगा कि हमने न सिर्फ सोशल मोबिलाइजेशन की, अवेयरनेस की, बल्कि हमने इन्फोर्समेंट बेहतर की। सेक्शन 144 उन चीज़ों पे लगाए जिसमें किसी कोई लिटरिंग पे और डंपिंग पे, इलीगल डंपिंग पे, तो उसका अच्छा खासा असर हुआ। लेकिन मैं दोबारा वही चीज़ एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जब तक जो कचरा फैलाने वाला है वो अपने आप को ठीक नहीं करेगा, कचरा साफ़ नहीं हो सकता। हम अपने घर से, अपने कमरे से साफ़ तो करते हैं, लेकिन वही चीज़ अपनी गली में फेंक देते हैं। बिल्कुल। हालांकि हमें पता होता है कि हमारे बच्चों ने वहीं से गुजरना होता है, हमने गुजरना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। उमर, क्या जानना चाहेंगे, क्या बात करना चाहते हैं? मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि कचरा जो इस वक्त कराची के लिए बल्कि पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी प्रॉब्लम बन चुका है, ये बेसिकली हम इसको एक अच्छे रिसोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे डॉक्टर आसम महमूद साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा हुकूमत को कोई ऐसी चीज नहीं लॉन्च करनी चाहिए जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो और यूथ को आगे लाया जाए? क्योंकि मेरे ख्याल में कचरे के ऊपर अवेयरनेस और क्या होगी, हर बंदे को पता है कि कचरे से हमें नुकसान हो रहा है, कचरा हमारे लिए मतलब परेशानियों का बायस बन रहा है, लेकिन इससे ये भी पता है लोगों को इससे फायदा उठाया जा सकता है। तो इसके ऊपर स्टेप्स कौन से लेने हैं जिससे इसका हल निकले? क्योंकि हम इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, उसके सोल्यूशन के ऊपर बात नहीं करते। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर आसम महमूद साहब जो है वो थोड़ी सी हमें गाइड करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि वाकई में इसको हल कैसे निकालें, कि क्या किया जाए। ये एक बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है बिल्कुल वो काफ़ी एंथुसियास्टिक है एंड कंसर्न भी है और दे रियली वांट टू डू समथिंग। मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा। एक तो चीज़ ये है कि कचरे के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो या तो रीयूजेबल होते हैं या वो किसी दूसरी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल होते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि प्लास्टिक बॉटल्स, अगर कचरे के अंदर आप ये देखिए कि जहाँ भी कचरा डंप होता है वहाँ आपको प्लास्टिक बॉटल नज़र नहीं आती, क्योंकि उसका एक मैकेनिज़्म डेवलप हो चुका है। क्या होता है कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो कचरे के अंदर से प्लास्टिक बॉटल्स निकाल लेते हैं और निकालने के बाद बड़े उसको बेचते हैं ठेकेदार को। वो ठेकेदार बड़ा उस जो बड़ा है वो उससे बड़े वाले को बेचता है और अल्टीमेटली पाकिस्तान भर के अंदर रिसाइकलिंग प्लांट लगे हुए हैं प्लास्टिक बॉटल्स के, जिसमें वो क्या करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स को काट के छोटे पीस करके साफ़ करके उसके चिप्स बना लेते हैं। उसके बाद उसके बंडल्स बनाकर दोबारा से वो प्लास्टिक की फॉर्म में दोबारा से उसको वो सेल करना शुरू कर देते हैं। हाँ, इसका एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि हॉस्पिटल वेस्ट जैसी खतरनाक चीज़ें भी बहुत खतरनाक है, वो इसके अंदर आई थी। उस पर शायद आप मेरे ख्याल से बाद में बात करेंगी। तो हम लोग इस पर वैसे बात करते भी रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस पे आगे भी बात करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है कि बिल्कुल इन्होंने ठीक फरमाया कि हमें थोड़ा सा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है यूथ को, स्पेशली कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो बताने की ज़रूरत है कि दिस इज़ अ रिसोर्स, इस पर काम कीजिए।
जैसे कि मोहतरम हमारे दोस्त जो कराची से बात कर रहे हैं शेख साहब, वो फरमा रहे थे वेस्ट उसकी खाद की बात पे, तो खाद दो किस्म की बनाई जा सकती हैं। एक तो उससे जिससे गैस भी निकले और खाद भी बने। इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये फीजिबल बड़ी रहती है क्योंकि बंदा गैस भी बेच सकता है और वेस्ट से बनाते हैं। जी, वेस्ट से बनाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनती है। लेकिन इसके अलावा खाद बगैर गैस बनाए भी बनाई जा सकती है क्योंकि दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम करता है, वो गैस नहीं बनाता जलाने वाली, लेकिन खाद ज़रूर बना देता है। सही। और दूसरा बैक्टीरिया होता है इसको हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया या मेथोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करता है, जिससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं जलाने के लिए, खाने पकाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, गर्म करने के लिए, और वो बैक्टीरिया भी खाद पैदा करता है। तो ये जो हमारे स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे जो जल्दी अपनी तालीम से फारिग होते हैं, वो एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट की कलेक्शन कर लें और एक जगह एक एरिया लेकर मुख्तस करके उसको विंडरो कंपोस्टिंग कहते हैं। सही। तो विंडरो कंपोस्टिंग के ज़रिए उस कचरे से जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे खाद बना लें और वो खाद बड़ी आराम से मार्केट में फ़रोख्तेबल है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा और कि आजकल आप मार्केट्स में जाएं, बड़ी मार्केट्स में, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स हैं या ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स हैं उनकी बड़ी कीमत होती है और वहाँ कीमत भी है बड़ी वाकई में। अब ये ऑर्गेनिक कह के ना तो वो उसको एक तो उसकी कीमत बढ़ा दी गई और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि इसको ऑर्गेनिक खाद से बनाया गया है। ओह ज़बरदस्त। मतलब फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया गया, और दूसरा इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह के इस्तेमाल पे ज़रा तवज्जो दी गई है। तो इन दो चीज़ों को बड़े आराम से ये बच्चे कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि खाद भी खुद बनाएं और फिर छोटा एरिया लेकर उधर वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करें जिसको इसी खाद से एनर्जी दें और साथ में उसमें पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे ना करें। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का भी एक पूरा सिलसिला है जिसमें हम कहते हैं नीम का जो दरख्त है ना, नीम के पत्ते, वो कीड़ों को करीब नहीं आने देते। बिल्कुल, ये बड़ी वैसे आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है डॉक्टर साहब। लेकिन एक रोशन अली शेख की जानिब में मैं बढ़ूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद अयूब खैरपुर से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अयूब। वालेकुम अस्सलाम, सबको मेरा सलाम है। कैसे हैं सब? खैरियत से? जी हाँ जी, हम खैरियत से। आप क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरी गुजारिश ये है कि जो हम कचरे की बात करते हैं तो सभी जो है सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि कचरे को कैसे कंट्रोल किया जाए। सिंध हुकूमत ने जो शॉपिंग बैग पर जो पाबंदी लगाई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? मेरा ये सवाल है कि सबसे ज्यादा जो गंदगी का बाइस बन रही है वो थैली बन रही है। आपको गली मोहल्लों में, चौराहों पर हर जगह थैली चॉपर्स मिलेंगे। उसके बाद जो नाले हैं बड़े बड़े, उनको वो चौक हो जाते हैं, नालियां चौक हो जाती हैं। बरसातों में सबसे बड़ा जो मसला है ये इस वजह से पेश आ रहा है, शॉपर के ऊपर पाबंदी। अच्छा, ये जो है नोटिफिकेशन तो जारी हो जाते हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो सबसे बड़ा जो वजह बन रही है कचरे की, वो मैं समझता हूँ कि शॉपर है। इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो 70% जो है वो गंदगी वो खत्म हो सकती है। तो शऊर जो है। मोहम्मद अयूब, अभी पूछते हैं हम लोग रोशन अली शेख साहब से भी कि इसका क्या हल निकाला जा सकता है। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, खालिद इमरान करक से। अस्सलाम वालेकुम खालिद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज़ आ रही है, बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? खैरियत है मैडम। इस तरह मसला है ना कि हम जो बढ़ते हुए क्षेत्र के बारे में जो बात कर रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि जी मेरा ख्याल है कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। तो रोशन अली शेख साहब बताइएगा, क्योंकि हमारे कॉलर मोहम्मद अयूब हमारे साथ मौजूद थे, तो वो शिकवा कर रहे थे कि प्लास्टिक जो शॉपिंग बैग्स हैं उनके ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता कोई नज़र नहीं आ रहा। तो क्या कहेंगे आप? अयूब साहब ने बड़ी एक रेलेवेंट बात की है, और ये लास्ट मंथ से प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी लगाई गई थी सिंध सूबे में। लेकिन उसके साथ एक ये भी डिसाइड हुआ कि जी हम इस पे इतना जल्दी फौरी तौर पे एक्शन नहीं करेंगे कि सेक्शन 188 में जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है उन सबको बंद करें। ये एक आहिस्ता आहिस्ता आगही मुहिम भी एक शुरू कराची में ख़ास तौर पे
जिसमें काफ़ी सोशल मोबिलाइजेशन हुई है। लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि जी ये गलत है, इससे ये नुकसान आते हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मैं पुलिस को साथ लेके और क्लिफ्टन में या किसी जगह सदर में निकलूं तो कम से कम जो है ना 500 बंदे इस्तेमाल कर रहे होंगे ये शॉपिंग बैग्स, और उन 500 बंदों को हम गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो ये तरीका फिर हमने बैठ के फाइनली डिसाइड किया कि जी आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कि पहले वाली चीज़ें भी इसी वजह से नाकाम हुई कि उनमें सोशल मोबिलाइजेशन या अवेयरनेस कैंपेन्स को उसका हिस्सा नहीं बनाया गया था। अयूब साहब की बात बिल्कुल सही है कि ये इंतहाई नुकसानदेह, और हमारे में बिलियंस ऑफ रुपीज़ उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो सीवरेज लाइनें हैं वो चौक हो रही हैं, आपको कचरे में जा बजा ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इंतहाई नुकसानदेह हैं। मैं दोबारा इसी हवाले से यही कहना चाहूँगा कि जो अवेयरनेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल सोसाइटी का बिल्कुल अवेयरनेस है, हमें वो वाइटल इसमें रोल है। हाँ, अच्छा, हमने इसमें एक चीज़ ये की है कराची में इस लास्ट कैंपेन के हवाले से कि हमने देखा कि जी हर जगह पे हर नेबरहुड में 1 या 2 या 3 मसाजिद हैं। हमने फिर उनके पेश इमामों को जो है सफाई का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। बिल्कुल। और उन सब को कहा है, गुजारिश की है कि जी आप जुमे की जो बयान है उनका उसमें भी लोगों को तलकीन करें, और मस्जिद को अगर सिंबल बनाया जाए सफाई का उस पूरे नेबरहुड में तो ये उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल एक इम्पैक्ट और अगर वो उसमें जो रोज़ाना नमाजी आते हैं, हाँ, और देखें ना हमारा दीन हमें कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक पूरा प्रोजेक्ट इस पे बनाया है। प्रोजेक्ट को भी आप कहें कि एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया है। उसके साथ साथ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अलावा आपके जो मेडिकल हैज़र्डस वेस्ट है और इंडस्ट्रियल हैज़र्डस वेस्ट उस पर भी अलग काम हो रहा है। लेकिन जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक में उसकी फ्रंट एंड पे जो लिफ्टिंग है गार्बेज, डोर टू डोर कलेक्शन, स्वीपिंग, और उसके बाद फिर कचरे को कम्युनिटी डस्टबिन से या कचरा कुंडी से लेके गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक लाना, ये एक कंपोनेंट है। उसके बाद उस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे रिसाइकलिंग भी होगी, और उसमें हमारा ये है कि अराउंड 40 से 45% जो है अगर आपकी चीज़ें रिसाइकिल हो गई तो आपको उसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर यही इस मॉडल को सस्टेनेबल बना रहा है पूरा एक कंपोनेंट। चलें, फिर वहाँ से मेरे पास टाइम बहुत कम है और यकीनन आपका मैसेज हम तक पहुँच गया है, तो आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्टली? अब एक तो मैं शेख साहब की 2 जो इनके स्टेप्स हैं उनकी तारीफ भी करूंगा। एक तो ये कि उन्होंने जो मस्जिदों के मस्जिदों वाली बात बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हमारी जो एक जो मैसेज हैं वो बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं मस्जिद के इमाम से। बिल्कुल। उसके साथ साथ मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास एक ट्राइड मेथडोलॉजी मौजूद है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सूरत में। इस तरह की एक ऑटोनमस बॉडी कराची में भी बनाई जाए, सही होगा, जो कि प्राइवेटली अपने तौर पे इस सारी वेस्ट कलेक्शन को हैंडल करे। ठीक होगा। प्लस जो ये इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बातें हैं, वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। तो मेरे ख्याल से हमारा ये मसाइल जो है हल हो सकते हैं। यकीनन हमारे मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आपका जो मैसेज था खास तौर पर वो मैसेज बड़ा ज़बरदस्त है, और हमें इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें और अपने मुल्क को साफ़ करें। तो यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपकी फिटनेस पर बात करेंगे, खास तौर पर जो सर्दियों में मसाइल होते हैं उन पर बात होगी। स्टे विद अस।
सर्दियों में जब ऐसा मूड होता है कि बिस्तर में से निकलने को दिल नहीं करता, तो इस तरह के मूड में आप किस तरह से बाहर निकलें और अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस करें? क्योंकि सर्दियों में एक बड़े मसाइल ये पैदा हो जाते हैं कि जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, और जैसे कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ, जब अगर फ़ोन पे कुछ टाइप करने लगूँ तो मेरे हाथ ही काम नहीं कर रहे होते, ऐसे ठंड से जैसे अकड़ाहट पैदा हो जाती है हड्डियों में, कोई काम नहीं सही तरह कर सकता। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के भी ऐसी मसाइल हो सकते हैं, तो इन्हीं सारे मसाइल का हल निकालेंगे आज हम। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट बहुत ही प्यारे प्यारे मौजूद हैं, बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, तो यकीनन ये हमारी और आपकी, हम सबकी रहनुमाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मोना अली जो है हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, और आपने यकीनन देखा ही होगा मोना को बड़ी बार सुबह सवेरे पाकिस्तान के सेट पर, और आपको बड़ी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज आज बताएंगी, क्योंकि माशाल्लाह से ख़ुद भी बड़ी फ़िट हैं, तो आपको फ़िट रखने के लिए उन्होंने आज एक्सरसाइज जो बतानी है तो आप वो नोट कीजिएगा। उसके बाद शाहिद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जिम ट्रेनर हैं, और आप, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने अपने आप को बड़ा फ़िट रखा हुआ है, तो यकीनन हमें भी ऐसे फ़िटनेस के राज बताएंगे कि किस तरह से हम जिम कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर सर्दियों में जब ठंड लग रही होती है। और इसके साथ साथ डॉक्टर सलवा आसिफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो आपको डॉक्टर सलवा से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जी आपसे ही गुफ्तगू को आगाज़ कर लेती हूँ, आखिर सर्दियों में ये हड्डियों के दर्द होते क्यों हैं? अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि हर इंसान का दिल करता है कि मैं फ़िट हो जाऊँ, लेकिन फ़िट होने के लिए ना कुछ शराइत हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। उनको फॉलो करने के लिए अब आपको जो है ना थोड़ी सी एक्सर्शन जो है, अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हमारी वो दर्दें जो कि हमें बचपन में हम गिरे होते हैं वो भी निकल आती हैं, वो भी निकल आती है, सही है। तो उसका जो है ना, उसका बेहतरीन पहला जो है ना, हम सबसे पहले जो इस पर जो पॉइंट है नोट करने वाला वो होता है, हम कहते हैं कि वेट जो है आपका वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा देख लें, लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं जिनको जॉइंट्स का दर्द होता है, बिल्कुल वो वही होंगे जिनका वेट ज़्यादा होगा। देखिए ना, ये जॉइंट्स हैं, उन्होंने पूरी बॉडी का, ऐसे भी होता है कि हम अब इतने ज़्यादा मोटे तो नहीं है, लेकिन हमें भी कोई ना कोई मसला हो तो कोई ना कोई दर्द निकल आता है। एग्जैक्टली, उस पर क्या होता है कि आपको अपनी बॉडी को जो है ना वार्म अप, आपके जो है मसल जो हैं ये श्रिंक हो जाते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो जो मसल जो हैं ये श्रिंक होते हैं, उस पर वो जो ना तो उनकी जो होती है ना एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, मसल भी स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा आप इस चीज़ के साथ इन टच रहते हैं, आप जिम में नहीं जाते, आप रेगुलर वॉक नहीं कर सकते, और आप अगर घर पे ही अब इतनी नॉर्मल सी ऐसी हैं एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप उन्हें करते हैं तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है, अगर आप इधर रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और अच्छा, मैं जब आपको ये करके दिखाऊंगा तो आपको खुद भी आपको आइडिया होगा कि हाँ, यानी कि आप अगर अपने बेड पे हैं, अपने घर पे हैं, तो इनको बहुत ही इजीली आप इन्हें कर सकते हैं। सही जी। तो ऐसे बेड पर और अपने घर में रहते हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में वैसे मैंने देखा है कि कहते हैं कि भाई वेट बड़ी जल्दी कम होता है और बड़ी जम के एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हड्डियों में दर्द हो तो फिर कैसे हो सकता है सर? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। आप देखें, मैं अगर एक ही पोस्चर में बैठा रहूँगा, कहते हैं कि हमेशा जो है एक ही पोस्चर में, अगर आपका काम खड़े होने वाला है तो आप एक ही जगह पे खड़े ना रहें, अगर आपका काम बैठने वाला है तो एक ही पोस्चर पे। अगर मैं यहाँ पे कोई आधा घंटा इसी पोस्चर में बैठा रहूँगा तो मेरी कमर में, मेरे जो जॉइंट्स वगैरह जो हैं यहाँ पे, वो थोड़ी सी ना हार्डनेस जो है वो आ जाएगी, वो स्टिफ हो जाएंगे, मुझे उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी। अगर जो बंदा यूज टू नहीं है, बिल्कुल, जो यानी कि एक्सरसाइज वगैरह से जिसका ताल्लुक ही नहीं, जिसने अपना उसके साथ एक लिंक नहीं रखा हुआ, उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज जिस तरह आप बैठे हैं तो होता कि आप अपनी जो ये जो है रिस्ट जो है इसको मूव करते रहें, ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसकी वजह से मैं टाइप करूं तो फिर मुझे कोई मसला नहीं होगा, आपको टाइप करने में आपको बड़ी आसानी से आप टाइप कर लेंगी, ठीक है। आप ये है वार्म अप करते रहें, आप सुबह उठते हैं, उठ के बैठे हैं, थोड़ा सा बॉडी को आप स्ट्रेच वगैरह करें, हाथ ऊपर नीचे करें आप, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सही। डॉक्टर सलवा, आपके पास क्या है, क्या बताएंगे हमारे देखने वालों को कि आखिर इस तरह के मसाइल से हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं? क्योंकि वाकई में देखा जाए तो हड्डियों के मसाइल सर्दियों में खास तौर पर, क्योंकि ठंड बढ़ती है, साथ ही साथ ये मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। किसी को गर्दन में बाल पड़ जाते हैं, अक्सर मुझे पड़ता है सर्दियों में। जी, ऐसा ही है, समझा यही जाता है कि सर्दियों में जब सर्दियाँ आती हैं तो दर्दें भी साथ लेकर आती हैं। हाँ जी।
तो होता है एक्चुअली, सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि सर्दियों में हम दर्द ज़्यादा महसूस करते क्यों हैं। उसकी बेसिकली वजह ये है कि हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है जॉइंट्स पे या टिश्यूज़ पे, हमारा एक प्रेशर बना होता है सही, जो कि गर्मियों में ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम हो जाता है। जब वो प्रेशर कम हो जाता है तो टिश्यूज़ हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो अलाइनमेंट से अपनी मेल अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो अलाइनमेंट जब वो छोड़ेंगे तो प्रेशर भी कम है, तो जिसकी वजह से ये दर्द बढ़ जाती है। दूसरी वजह ये है कि हमारी जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है, सही, ठीक है। वो फ्लूइड सर्दियों में थिक हो जाता है, तो उसकी थिकनेस की वजह से जो हमारे पेन रिसेप्टर्स हैं, जो पेन महसूस करने वाले सेल्स हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो सर्दियों में उनके सेंसिटिव होने की वजह से हमें हल्की सी भी दर्द ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे वैसे मसाइल हैं और हमारे मेरे देखने वाले जो है ना वो सारे कह रहे होंगे बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहबा बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, तो मोना कोई एक्सरसाइजेस बताएं, आपने खुद तो बड़ा अपने आप को फिट रखा हुआ है, तो हम लोगों को फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि साइनोवियल फ्लूइड थिक हो जाता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, बेसिकली जहाँ पे भी आपका जॉइंट है ना, उसको सबसे पहले तो आप रोल करें। सबसे ज़्यादा मोबिलिटी को वापस लाने, मोबिलिटी आती ही हमारे जो जॉइंट्स के बीच में अक्सर क्लिक की आवाज़ आती होगी या फ्रिक्शन जो हो जाती है, वो साइनोवियल मेरे बड़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, टिक एग्जैक्टली। सबसे पहले तो उसको कवर करने के लिए आपको मैं बताऊंगी कि सप्लीमेंट्स लें, विटामिन डी। आई एम श्योर डॉक्टर साहब दिखा दें फिर आप। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अंदर से कैसे ठीक करना है, ठीक है। विटामिन डी आपकी बॉडी में जो है वो आपकी बोन्स को ज़रा स्ट्रेंथन करता है। आई एम श्योर डॉक्टर साहब एग्री करेंगे थोड़ा सा इस चीज़ से कि सबसे पहले तो सप्लीमेंट्स लें, ठीक है। उसके बाद कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेज मैं आपको बता देती हूँ। सर्दियों में सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कोई भी वर्कआउट करें, उससे पहले आपका वार्म अप ठीक होना ज़रूरी है, सही होगा, ठीक है। तो वार्म अप के लिए सबसे पहले तो जो मैं अपनी क्लासेस में करवाती हूँ वो ये है कि मैं स्टार्ट करवाती होती हूँ रिस्ट रोल से, जो सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होने वाला जॉइंट है, ठीक है। इसको एक डायरेक्शन में मूव करें, फिर इवनली साइनोवियल फ्लूइड को कोट करने के लिए आपने दूसरी डायरेक्शन में इसको करना है, ठीक है। उसके बाद मैं जी आ जाती हूँ अपने शोल्डर्स पे, शोल्डर रोल्स करने हैं। यहाँ पे मैंने क्या करना है कि फिंगर टिप्स अपनी शोल्डर में रखनी है। शोल्डर्स मैंने ना ऊपर लेके जाने हैं ना नीचे, मैंने इनको एक बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में रखना है और यहाँ से मैंने एल्बो से बड़े बड़े सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अगेन नॉर्मली मैं 8 टू द फ्रंट 8 टू द बैक करती होती हूँ, वही जो मैंने बताया है, इवनली कोट करें ताकि मूवमेंट आपकी प्रॉपर हो। उसके बाद मैं आती हूँ आपके जो नेक एक्सटेंसर्स होते हैं उसको रिलैक्स करने पे मैं आती हूँ। तो हमने यहीं पे हाथ रख के मेक श्योर अगेन हमने करना है कि हमने अपने शोल्डर्स को मूव नहीं करना, हमने सिर्फ नेक को मूव करके, क्योंकि ये हमारे स्टिफ पॉइंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। इनको हमने रोल करना है आराम से, कोई स्पीड से करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आ जाती हूँ अपनी नीज़ पे, जो सबसे कॉमन जहाँ पे हमारी पेन होती है। उसके लिए मैं एक इसको एक्सरसाइज को बोलते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल। इससे ना सिर्फ आपके मसल्स वार्म अप होते हैं, हैमस्ट्रिंग एट द बैक ऑफ द लेग, क्वाड एट द फ्रंट, बल्कि आपके नीज़ बड़े अच्छे वार्म अप होते हैं। नी आपने करनी है सिंपल बट किक, ठीक है। इससे क्या होगा, नीज़ भी आपकी नी जॉइंट्स भी अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे और आपके जो आसपास के मसल्स हैं वो भी अच्छे। फिर हम आएंगे एंकल रोल्स पे। ये आपने बहुत केयरफुली करना है, ये मूवमेंट बहुत ट्रिकी है, इसमें आप अपनी एंकल पे ज़्यादा प्रेशर भी डाल सकते हैं। तो आपने टो को पॉइंट करना है, लाइटली फ्लोर पे इसको रख के आपने रोटेट करना है। अगेन एक साइड होगी, दूसरी साइड होगी, ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जब आपने ये जॉइंट्स को वार्म अप अच्छे से कर लिए, फिर आपने हर एक्सरसाइज जो आप समर में लेट्स से रेगुलर ऑप्शन से करते होते हैं वो आपने इजी ऑप्शन से स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी टेंडर स्टेट में होती है विंटर्स में। तो लेट्स से अगर मैं जंपिंग जैक्स करती हूँ, उसके सबसे पहले मैंने ईजी ऑप्शन से स्टार्ट करना है ताकि हार्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता मेरा ऊपर जाए, एकदम जंपिंग स्टार्ट नहीं करनी मैंने। सो ईजी ऑप्शन जंपिंग जैक्स का क्या होगा, पेट बिल्कुल अंदर ताकि आपकी कमर प्रोटेक्टेड रहे। हमेशा मैं बताती होती हूँ सेफ्टी पॉइंट्स, आपके स्पाइन के 3 रीजन्स होते हैं, जो लंबार होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंजरी हो सकती है आपको। तो पेट जब आप अंदर करेंगे ना, ख़ास तौर पे आपकी बेली बटन के जो बिलो एरिया होता है उसको अंदर करेंगे तो स्पाइन को कुशनिंग मिलेगी। यहाँ से आपने स्टेप आउट करना है, ठीक है। ये आपका इजी ऑप्शन है जंपिंग जैक्स का। इसको आपने एक पेस पे करना है और मेंटेन करना है, उससे नीचे नहीं जाना। जब ये हो जाएगा आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, आप रेगुलर जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, आउट इन आउट इन आउट। आपने नोटिस किया होगा कि मैं जॉइंट पे हर जॉइंट पे बेंड कर रही हूँ, चाहे वो एल्बो है चाहे वो नी है। कुछ लोग जंपिंग जैक्स इस तरह करते हैं, ये नेवर डू देम लाइक दिस, ठीक है। आपके पटेला पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ऑलवेज स्टेप आउट एंड स्क्वाट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया।
फिर आपको एक और एक्सरसाइज बताती हूँ जो आपकी बॉडी के लैटरल रीजन्स को और शोल्डर्स को बहुत अच्छे से और बैक को बहुत अच्छे से वार्म अप करती है। ये इसको कहते हैं हम शफल। इसका इजी ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, स्टेप बैक शफल। ठीक है, आपने क्या करना है, एल्बोज आपने बाय द रिब केज रखनी है, स्टेप बैक स्टेप बैक, बाजू आपने कॉन्स्टेंटली मूव करने हैं जैसे आप रन कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मैं हर जॉइंट पे बेंड कर रही हूँ, स्टेपिंग बैक। उसका इजी ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया। रेगुलर ऑप्शन इसका है रेगुलर शफल, रनिंग ऑन द स्पॉट, जंप स्विच। इससे मेरा हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बॉडी अच्छे से वार्म अप होगी। ये हो गया। अच्छा, जंपिंग जैक्स आपने करने हैं अराउंड 30 सेकेंड्स, ये भी आपने 30 सेकेंड्स करना है। उसके बाद आपने आ जाना है स्क्वाट्स में। ठीक है, शोल्डर्स रोल बैक एंड डाउन, कोर अगेन टाइट। स्क्वाट्स में ख़ास तौर पे आपकी कमर में आर्च आ सकती है। 2 तरह के लोगों के लिए स्क्वाट्स होते हैं, जिनकी बैक में बहुत ज़्यादा आर्च होते हैं, उन्होंने हिप्स को सबसे पहले पीछे पुश नहीं करना, उन्होंने अपनी टेल बोन को अंडर टक इन करने, उसके बाद उन्होंने फिर पीछे जाके ऐसे नीचे जाना है। ठीक है, स्क्वाट से क्या होता है, आपके क्वाड्स और आपके हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं और आपके ग्लूट्स स्ट्रेच होते हैं बहुत अच्छे। ठीक है, और अगर आपकी बैक में कोई आर्च नहीं है, लेट्स से आपकी जो लंबार है, लोअर स्पाइन है, वो थोड़ी सी फ्लैट है, तो आप अपनी रेंज को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं और नीचे जाएँ और ऊपर आए। वेट आपका हील्स में होगा, टोज़ आपकी उठी होंगी। इसकी आपने एटलीस्ट 10 रिपीटिशंस करनी है। जब ये हो गया, ये 3 एक्सरसाइजेज हो गई, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है प्लैंक में। प्लैंक एक बहुत अच्छी कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइज है। कोर हमारा सेंटर पॉइंट होता है बॉडी का, यहाँ से हमारी हर चीज़ की स्ट्रेंथ आती होती है। आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ साइडवेज बता देती होती हूँ। आपने जाना है फ्लोर में। सबसे इजी ऑप्शन मैं आपको प्लैंक का बताती हूँ। अगर आप ओवरवेट हैं या आपने कभी नहीं किया, या अगर आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन है, फटीग है, आप इजी ऑप्शन कर सकते हैं। आप सपोर्टेड प्लैंक कर सकते हैं ऑन द नीज़ आपने हिप्स के बाहर रखनी है और एल्बोज पे आ जाना है आपने। यहाँ से आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बैक बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, आपकी टेल बोन से आपके नेप से लेकर टेल बोन तक एक स्ट्रेट लाइन है, पेट अंदर लटकना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने स्ट्रेंथ थोड़ी सी डेवलप कर ली है, आप फुल प्लैंक में आ जाए। ठीक है, हील्स आपने थोड़ी सी पीछे पुश करनी है, शोल्डर्स आगे। आपने प्रिटेंड करना है कि आपकी बॉडी को दोनों एंड से कोई खींच रहा है। ठीक है, विंटर्स में वैसे देखा मैंने यूजुअली ये होता है कि खुराक बढ़ जाती है और आपने बैठे हुए बिस्तर में रहना, तो फिर इसीलिए वेट भी बढ़ जाता है। अच्छा देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको अपनी रूटीन जो है ना, आपने खुद चेंज करनी है। आप अगर कहें जी मैं बैठे बैठे मैं फिट हो, जो मेरी जो बैली जो है ये अंदर चली जाए और मेरी जो है बॉडी में स्ट्रेंथ भी आ जाए। आप देखें लोग जो है ना वो, अब मैं अक्सर मैं सोचता हूँ कि जापान में जो एवरेज एज जो है वो 80 साल है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में 56 है, 50-60 इस तरह की है। अच्छा, मैं कह दूँगा अल्लाह तो एक ही है ना, वहाँ भी यहाँ पर भी है, लेकिन बात यह है कि वो लोग जो है ना, वो लोग मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, वो पैदल चलते हैं, वो डाइट का ख्याल रखते हैं। और साइकिलिंग, जैसे हॉलैंड में हमने देखा है कि हॉलैंड में जो हॉलैंड का मतलब वहाँ पे लोग सारे साइकिलिंग करते हैं, इतना पैदल चलते हैं। और इसमें एक मैं ये कि जो है ना एनवायरनमेंट बड़ा कम करता है। मैं खुद भी यूरोप गया हूँ, वहाँ क्या जो आप जब ब्रीदिंग करते हैं, आप फील करते हैं कि आप बड़ी एक फ्रेश एयर जो है ना आपके अंदर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे नो डाउट इसमें पोल्यूशन है, हमें उस तरह का वेदर नहीं मिल सकता है। हमें यहाँ पे जो है ना इंडोर एक्टिविटीज़ जो है हमें ढूंढनी पड़ती है, जगह ढूंढनी पड़ती हैं। इसलिए जो ना अब अच्छे जो जिम जो है उनका ट्रेंड जो है ना बढ़ रहा है जी। ठीक है, ताकि जो है ना लोग अब इंडोर एक्टिविटी चाहते हैं, कहते हैं। और एक अच्छी बात ये है, एक ज़माना था जो लोग कहते थे बॉडी बिल्डिंग, अब बॉडी बिल्डिंग नहीं, अब कहते हैं मुझे फिट होना है। बिल्कुल फिट होना, और उसके लिए एक्सरसाइजेज जो है ना वो करनी पड़ती हैं हमें। अब देखें आप जिम के अंदर जो है ना आपको बिल्डर जो हैं वो बड़े कम नजर आएंगे। अब जो है ना लोग जो है ना फिटना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए वो सिर्फ जिम ज्वाइन करते हैं। और 30 इयर्स इन्वेस्ट कर लें अपनी बॉडी पे तो फर्दर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि फिट होना सबसे पहले अंदर से ज़रूरी है आपके लिए, बजाय इसके कि आप एस्थेटिक्स पे जाएं। बॉडी बिल्डिंग तो चलो हम करते हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए होता है कुछ। अगर बेसिक अवेयरनेस आ गई है ना लोगों के अंदर कि फिटनेस ज़रूरी है, एक्टिविटी ज़रूरी है, तो आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा ट्रेंड जो आजकल चला हुआ है वो कुछ नहीं है। कि लोगों को एटलीस्ट ये अवेयरनेस है कि अगर लाइफ की हमने अपनी लाइफ बढ़ानी है, अपना एज बढ़ानी है, एक्टिव रहना है, फिट रखना, मोबिलिटी और एक्टिविटी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जितनी हमारा जो ना स्पोर्ट्समैन जो है यहाँ का, जितनी वो एक्सरसाइज करता है ना अपनी यानी कि अगर मैच के लिए, वहाँ का जो नॉर्मल सिटीजन जो है ना वो उसकी लाइफ स्टाइल वैसा है। आप उनको अक्सर आप देखें उनके, आप हालांकि वो कोई एथलीट भी नहीं होता,
लेकिन उसकी जो फिटनेस जो है ना वो नज़र आ रही होती हाँ, है। एक फिट बंदा जो ना उसकी नजर आ रही थी जिसामत। देखिए जैसे कि मैं अगर आपको देखूं या मोना को देखूं तो आप लोग एक मतलब पूरे फिट है। और ऑनेस्टली मैं जी बताऊँ, मैं ये मोना इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि हमें जो ना बड़ी पेन से गुजरना पड़ता है, यानी कि फिटनेस जो है ना इज़ नॉट अ इजी टास्क। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब हम कर रहे होते हैं ना वर्कआउट, तो हमारी हालतें, हमारे जो है ना चेहरे जो हैं ये देखने वाले होते हैं। लग रहा था बड़ी डिफिकल्ट लग रही थी, जैसे मोना जब कर रही थी ना तो वो देख के लग रहा था कि यार ये तो बड़ी टफ है, ये तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मेरी अपनी भी एक फ़िटनेस जर्नी है, बल्कि अगर आप और जानना चाहते हैं उसके बारे में, मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे fitwith.mona Ali के नाम से। मैं खुद हमेशा फिट नहीं थी, मैं खुद ओवरवेट थी, 86 kgs मेरा वेट था। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ही प्रोसेस था ये, मगर मैंने अपना वेट पहले खुद कम करके प्रॉपर रिसर्च के साथ फिर मैं इस फील्ड में आई हूँ कि मुझे दूसरे लोगों को भी। अच्छा मोना, आपके पास कोई पिक्चर है वैसे जब आप इतनी मोटी थी? मेरे पास है, शुड आई शो इट? इट्स इन माय फोन, बट वैसे ये नेक्स्ट टाइम हम अपने व्यूअर्स हैं ना उनको जरूर दिखाएंगे। बट अगर व्यूअर्स देखना चाहते हैं, प्लस मैं कुछ होम वर्कआउट्स भी पोस्ट करती होती हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए, आई एम ऑल्सो फिटनेस एक्सपर्ट, बट आई पोस्ट होम वर्कआउट वीडियोस शॉर्ट। तो फिट घर में बैठी खवातीन है वो घर एग्जैक्टली फिट खवातीन नहीं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं। तो मेरे पापा देख के करते हैं। हाँ, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मीट। वो कहीं होते हैं, मैं कहीं होती हूँ, तो वो कहते हैं मुझे 10 मिनट्स भी मिलते हैं तो मैं तुम्हारी कोई ना कोई वीडियो। तो fitwith.mona Ali के नाम से मेरा पेज है, विजिट करें। चलें जी। हमारा टाइम जो है ना बड़ा होता है लिमिटेड। हमारी जो है ना, जब से मैं यहाँ के इस शो में मैं आ रहा हूँ, कोशिश ये होती है कि हम थोड़ा सा टाइम में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना अपने व्यूअर्स को हम बता सकें, क्योंकि हमारा बाकी में टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। ठीक है। और इस पे क्या है कि हम लोग जो है ना जब 40 क्रॉस करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ना होता है ना वाइटामिन्स का हमें पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। अगर एक और बात है, जॉइंट पेन्स जो पेन्स वगैरह निकलती हैं, ये किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है। हमें साथ सिर्फ जो है ना वर्कआउट जो है वो काफ़ी नहीं होगा, हमें साथ जो ना साथ जो है, जैसा ये डॉक्टर बैठी हैं सलवा, हाँ, डॉक्टर सलवा से भी मैंने बड़ा कुछ पूछना है। बिल्कुल, और ये खास तौर पे हमारी ऐसी खवातीन के लिए जिनको मतलब लगता है कि वो शायद कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो डॉक्टर सलवा वैसे बताएगा, क्योंकि प्रेग्नेंट खवातीन जो होती हैं उनके बड़े मसाइल होते हैं, जैसे उनको किस तरह से अपने आप को फिट रख सकती हैं उस पूरे उस अपने जो 3 ट्रिमेस्टर्स होते हैं उसके अंदर, किस तरह से वो अपने आप को फिट रखें और कैसी एक्सरसाइज करें, या क्या थेरेपिस्ट है कुछ ऐसी हैं? जी, सबसे पहले मैं तो बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में वुमेन की पूरी बॉडी शेप चेंज होती है। ठीक है, उनके जॉइंट्स थोड़े से एक्सपैंड भी होते हैं, तो जॉइंट स्ट्रक्चर भी उनका थोड़ा सा वेरी करता है। तो उनको स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो अपने ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में बैक एक बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है। तो अगर हमारे एब्डोमिनल मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो बैक पे प्रेशर कम डालेंगे। वो बैक पे प्रेशर कम होगा तो बैक एक भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इतनी ज़्यादा महसूस उनको ये फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन देखा जाए तो वैसे जो डॉक्टर्स हैं वो यूजुअली कहते हैं 1st ट्रिमेस्टर जो है वो बड़ा थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो उसमें भी मतलब कोई थेरेपी वगैरह वो करें? जी, थेरेपी बिल्कुल करें, क्योंकि अब मोबाइल जॉइंट इज़ अ गुड जॉइंट। अगर जितना अपने आप को मोबाइल रखेंगी, मूवमेंट करती रहेंगी, उतना उनके लिए ईजी होगा आगे फर्दर ट्राइमेस्टर्स के लिए। 1st ट्राइमेस्टर के लिए हमारे पास होते हैं कि शोल्डर्स को हम फुल रिलैक्स पोजीशन में रखें और उनके लिए थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग करवाते जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज ज़्यादा के लिए होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और क्योंकि नी हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है, सारा वेट हमारा नीज़ पे आना है। बिल्कुल, तो नीज़ स्ट्रेंथनिंग भी बहुत ज़रूरी है। सही हो गया, तो नी स्ट्रेंथनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो लास्टली पुराना दौर था कि जिसमें ना वो प्रेगनेंसी में वो बड़ी औरतें जो ना वो कहती थे कि तुमने ना अपना पाँव नीचे भी नहीं रखना। वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। इस पे जो है ना आप अगर वर्कआउट करते हैं तो वो जो बेबी जो है वो भी हेल्दी होगा और माँ जो है वो खुद भी हेल्दी रहेगी। तो चलिए जी, क्विकली लास्टली, क्योंकि लास्ट मिनट है, तो क्विकली कोई मैसेज देना चाहें शायद साहब आप? ज़िंदगी मिलती है एक दफ़ा, और इस ज़िंदगी के साथ जो है ना प्यार करें, केयर करें और वर्कआउट कर रहे हैं। बड़ा जितना भी, हाँ, और जितना जो है ना जिंदगी एक ही बार मिलती है, मिलनी है। और मैं जी बताऊँ आपको सर, एक जो ना मैसेज ये है, ये बॉडी जो है ना इंसान जो अल्लाह ने बनाई है, इसको जितना टफ टाइम देंगे ये उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल, आप अपने लाइफ को उतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे लाइफ को, क्योंकि आप अपने आप को फिट भी रखेंगे इसीलिए। तो डॉक्टर मोना, आपकी तरफ आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
डॉक्टर सलमा सॉरी सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अपने फर्स्ट 30 इयर्स जो हैं वो अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करें ताकि फर्दर हमें प्रॉब्लम्स इस तरह की जॉइंट पेन ये महसूस ना हो। सेकेंडली साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो सर्दियों में है एक्सट्रीमिटीज़ ठंडी रहती हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं, पाँव ठंडे हो जाते हैं, हम बड़ी कम्फी सी पोजीशन ढूंढते हैं, कहीं घर पे कहीं बॉडी वार्म रहे, कहीं तो वार्मर में घुस जाओ, वार्मर में घुस जाएं तो जॉइंट्स इस वजह से स्टिफ हो जाते हैं। तो प्लीज़ घरों में कंटिन्यूस ना बैठे रहें, थोड़ी मूवमेंट करते रहें ताकि हमारी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो नॉर्मल। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगी कि सर्दियों में हम मेंटली भी ना एक बहुत डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं, तो एक्सरसाइज का एक मेजर बेनिफिट ये है कि एक केमिकल रिलीज़ होता है, हार्मोन रिलीज़ होता है एंडोर्फिन, जो आपको खुश रखता है, वो सीधा आपके दिमाग में जाता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आपको देता है। तो एक तो उस रीज़न के लिए भी एक्सरसाइज करें, और दूसरा इंजरीज अवॉइड करने के लिए आई वुड से योगा। ये मैं डायरेक्टली बताऊंगी कि क्या करना है, इंजरीज अवॉइड करें और हाँ, ताकि बॉडी में बैलेंस क्रिएट हो, फॉल्स अगर होती हैं कुछ होती हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने आज बड़ी अच्छी एक्सरसाइज जो है सीखी होंगी। तो बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका, डॉक्टर सलवा और मोना, आपने हमारी बड़ी अच्छी जो है ना हमारी ट्रेनिंग हमारी भी हुई है। तो चलिए बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी किस्मत का हाल और आपके सितारों की चाल क्या कहती है उस पर बात करेंगे। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, आपके सितारे क्या कहते हैं, और कौन कौन से सितारों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं, मुल्क की हालात किस तरफ जाएंगे, और साथ ही साथ जो लोग बेरोज़गार हैं क्या उन्हें रोज़गार मिल पाएगा, इस हफ्ते के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन करवा दें अपने गेस्ट से जो हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूद मेहमान। सबसे पहले तो अजीम जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और आपकी वैसे प्रोडिक्शंस बड़ी ज़बरदस्त हमें नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, आपकी प्रोडिक्शन जो है ना सही होती हुई, हल्के फुल्के तुक्के मार लेते हैं सही लेकिन आपकी जो है ना वो बताती है प्रोडिक्शंस कि आपका बाल देख के लग रहा है अंदाजा कि भाई इतनी उम्र है तो इस उम्र का तकाजा ही है। हाँ, इतनी उम्र है, 70 साल का हो गया हूँ। नहीं, ये तजुर्बात है आपकी जो कि नजर आ रहे हैं कि वही आपके तजुर्बात आपके बालों से बाल धूप में सफेद भी किए, उड़ाई भी है। बिल्कुल। इसके साथ ही जी उनसा शाह चारों कार्ड रीडर भी हमारे साथ मौजूद होंगी कराची स्टूडियो से, तो उनसे भी हम बहुत कुछ जानेंगे और आपके सितारों की जो है ना चालें क्या कहती हैं वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले तो अजीम जाफरी साहब आपसे शुरू करती हूँ मैं कि जो हमारे सितारे आज उनसा से शुरू करते हैं। उनसा से शुरू कर लें, चलें जी उनसा की तरफ चलते हैं। उनसा आप बताइएगा कि कौन से सितारे हैं जो कि गर्दिश में या किसी को मुश्किलात पेश आ सकती हैं और किन के लिए खुशखबरी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक है जी। उनसा आप कैसी हैं? और बताएं हमारे व्यूवर्स के सितारे क्या कहते हैं, खास तौर पे हम लोगों के सितारे क्या कहते हैं? बस ये है कि आज डेट के हिसाब से अगर हम बात करें कि आज 11 नवंबर है, 11 नवंबर है, और 11 नवंबर के हिसाब से आज का जो ज़ोडिएक साइन है, जो स्टार है, वो स्कॉर्पियो बनता है। और स्कॉर्पियो जी स्कॉर्पियो का पूरा जो मंथ चल रहा है, स्कॉर्पियो के लिए अगर हम कार्ड्स निकालें कि उनका कैसा रहेगा मंथ, तो कार्ड्स उनके लिए बड़े पॉजिटिव हैं। जस्टिस का भी कार्ड है, 9 ऑफ कप्स है, उससे पहले जो है 4 ऑफ कप्स भी कार्ड है। उनके लिए अगर हम बात कर लें स्कॉर्पियो के लिए कि थोड़ी सी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट होगी। स्कॉर्पियो जो हैं थोड़े कानों के कच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, गॉसिपिंग भी मुझे नज़र आ रही है उनके ख़िलाफ़। और फिर जस्टिस का कार्ड जो है वो बता रहा है कि थोड़ा समझदारी से उनको अपने हालात और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे बाखबर रहना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, अपने कामों को बैलेंस रखना चाहिए। और उसके बाद जो 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो विश का कार्ड है, जो भी विशेज़ हैं, रिलेशनशिप है, हो सकता है शादी का भी उनका इम्कान है। सही, शादी का इम्कान है। आयशा, वैसे अगर आप मुझे भी कह रही थी ब्रेक पे हम जब जा रहे थे तो आप कही थी स्कॉर्पियो के बारे में पूछिएगा, तो शादी का इम्कान नज़र आ रहा है, तो फिर तैयारी कर लें आप भी।
उनसा वैसे उनसा ने तो हमें बता दिया स्कॉर्पियो के, तो अजीम आप बताइएगा कि मजीद कौन से स्टार्स हैं, क्योंकि हफ्ता कैसा रहेगा हमारे देखने वालों का अगर हम शुरू करें ना ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो उनका अच्छा रहेगा, मगर सिर्फ और सिर्फ औलाद की वजह से थोड़ी सी कोई टेंशन जो एक चली आ रही है तकरीबन 20-25 दिनों से, वो एक हफ्ता अभी बाकी है। अच्छा, ठीक है ना। और लव लाइफ में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट उनको भी हो सकती है। और जो अगर क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट ख़वातीन है, उनको अपनी सेहत का ख्याल करना है, क्योंकि अभी सन 16-17 तारीख तक है, उसके बाद सही होगा, तो ख़राब है वो भी। अच्छा, फिर आ जाएँ आप टॉरस पे। टॉरस वालों का जो है अच्छा वीक है, जॉब में थोड़ी सी बेटरमेंट की पूरी इसमें निशानदेही हो रही है, सेहत अगर ख़राब है तो ठीक होगी। उसके बाद जेमिनाई वालों का उनका अच्छा है, आज और कल में कहीं से उनकी इनकम में इजाफा या कहीं पैसे डूबे हुए थे, फंसे हुए थे, वो निकल सकते हैं, सैलरी लेट थी तो वो मिल सकती है। सही, हाँ, उनका ये अच्छा हो गया। कैंसर वालों का सब में अच्छा है, कारोबार कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, कोई नई जगह अप्लाई किया उसका वेट कर रहे हैं, उनका वो हो सकता है। उसके बाद लियो वालों का थोड़ा सा मैं कहूँगा कि 1-2 दिन तो अच्छे हैं, मगर उसके आगे 3-4 दिन ज़रा सा स्लो होके थोड़ा सा मोहतात होके चलें, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। विर्गो वालों का बहुत अच्छा जा रहा है, उनका अपना स्टार्ट जो आगे थोड़ा सा कह लें कुछ काम रुक गए थे, वो अभी फिर 2-3 दिन पहले स्टार वापस आया है, वो काम करके फिर वापस सही हो जाएगा। चले, क्योंकि जो अगर कोई पाइपलाइन में कोई काम होते हैं ना प्रोजेक्ट्स, वो यार वो हो जाए, ठीक हो जाएंगे, वो अब ठीक होने आया है, अच्छी खबर है। उसके बाद लिब्रा का उनका भी अच्छा है, मगर उनको आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन का सितारा वीक चल रहा है काफ़ी अरसे से। 16-17 तारीख के बाद सही होगा लिब्रा जिनका। अच्छा, ये मैं बता दूं, मेरी जो कैलकुलेशन होती है बेस ऑन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका असेंडेंट से देखते हैं या मून से देखते हैं, सन साइन से नहीं मैं बता रहा ये, ताकि आप पे फिट ना हो, फिर आप मुझे कहेंगे कि अजीम साहब इतनी उम्र हो गई है, आपने तो ये कहा था, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद आएगी बारी स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का मैं कहूँगा कि अब थोड़ा सा मोहतात पीरियड है, 40 डेज़। ड्राइव केयरफुली करें, लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, किसी कोर्ट कचहरी लिटिगेशन किसी उसमें ना पड़ें, ठीक है ना। अभी 40 दिन बिल्कुल ठंडे होकर बैठ जाएं, किसी से उलझे ही ना। ठीक। अच्छा, उसके बाद सेगिटेरियस वालों का सब में अच्छा टाइम शुरू हो गया, क्योंकि 5 नवंबर को जुपिटर अपने घर में आ गया, उनका अकल, दिमाग, काम, अचानक कहीं से पैसा, कोई फ़ायदा किसी किस्म का, वो उनका पीरियड शुरू हो गया। अच्छा। कैप्रिकॉर्न वालों का भी अच्छा हो गया है, जो अगर कोई किसी मसले में फंसे हुए थे या उनका कोई काम नहीं हो रहा था, कोई भी काम, चाहे शादी है, चाहे गाड़ी ख़रीदनी है, मकान लेना है, एडमिशन लेना है, वो अब उनके काम होना शुरू हो गए जी, सबके काम, यानी कि ये हफ्ता सबका वैसे मुझे अच्छा ही लगता, मतलब दिखाई दे रहा है कि अच्छा जा रहा है। एक्वेरियस वालों का जो है उनका भी अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र, उनका भी कोई अब मसले नहीं है, एंड पे ही है, अगर तो थोड़े बहुत थे वो भी हो गए। पाइसेस का सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके 10th हाउस में उनका अपना जुपिटर आ गया है। अच्छा, वैसे पाइसेस मेरा, इसका मतलब है मेरा स्टार तो बड़ा अच्छा जा रहा है। अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से असेंडेंट और मून ये है आपका, तो अच्छा है। सन साइन अगर पाइसेस है तो नहीं उस पर इफेक्टिव होती, सन हमसे दूर है, मून हमारे नज़दीक है, इसलिए हम पे मून की एस्ट्रोलॉजी चलती है। सही है, यानी कि मेरा तो ये जो स्टार और जो वीक है, बल्कि आने वाले मेरे दिन अच्छे ही जा रहे हैं, अच्छे ही जा रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, सारे पाइसेस के लिए अच्छी बात है, लोगों को रिलीफ मिलता नजर आएगा। ठीक हो गया जी, रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अजीम साहब, सियासत की तरफ कुछ चलते हैं कि सियासत में आगे हमारे लिए क्या कोई मुश्किलात होंगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे हुए हैं, तो वो क्या हुकूमत को टफ टाइम देंगे? हाँ, टफ टाइम दे भी सकते हैं और टफ टाइम मिल भी सकता है उनको, मिल भी सकता है उनको। हाँ, इसलिए कि उनके 1-2 स्टार जो है ना, अभी जैसे एक आज चेंज हुआ है, आज 11th है ना, तो आज एक चेंज हुआ है, तो वो थोड़ा सा इनको एक प्रेशर में भी ला सकता है। मुझे याद है आपने 11th का है, आपने 10th नवंबर के बारे में भी कोई प्रोडिक्शन की थी, और सबसे पहले पाकिस्तान में आपने की थी कि भाई रिलीफ मिलेगा मियां नवाज शरीफ साहब को, तो वो एक हमारे पास बल्कि क्लिप भी पड़ा है, अगर हम दिखाएं तो दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जैसे वो सुनने में आ रहा है, डील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई डील नहीं कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं नहीं अंदर, हाँ, डील और ढील का चक्कर, वो शायद थोड़ा सा एक हो जाएगा, चलो यार लेके पैसे जान छोड़ो इनकी। अच्छा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो स्टार, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि असल तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ किसी का नहीं इतना इजीली मिलता, मगर थोड़ा एक्सपीरियंस से जो देख लेते हैं, तो वो 10th अगस्त या 12th अगस्त से जो एक स्टार चेंज हो रहा है, उससे कुछ इनको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, किसी भी किस्म का, ठीक है ना। अब जैसे हो रहा है कि हम AC ले लेंगे, अखबार ले लेंगे, टीवी ले लेंगे, तो ले लिया ना, अब आम तरह रखा जा रहा है। हाँ, तो अब वो कुछ थोड़ा सा दोबारा कुछ ये 12th अगस्त के बाद, फिर नवंबर में जैसा मैंने कहा, कोई केस एक जीत जाना या उससे हो जाना, कुछ ना कुछ डील बन जाएगी दोनों।
जी हाँ, नवंबर में कहा अजीम साहब ने, तो ये है उम्र का तकाजा नाजरीन कि इतना ज़बरदस्त प्रेडिक्ट किया था इन्होंने कि वो वही हुआ है, क्योंकि 10 नवंबर को हमने देखा है कि आज 11th है और हमने कल देखा कि इनाम भी इस तरह से बाहर आ गया है कि आज सबके सितारे अच्छे लगते हैं, आज मेरे अच्छा नहीं है। ये तीसरा जुमला आया नाजरीन कि उम्र का अच्छा, अगली दफ़ा बाल काले कर कर आऊँगा लगता है। लेकिन नहीं, आप देखें ये वैसे उम्र का तकाजा का देखा जाए तो आपकी प्रोडिक्शंस तो देखिए अच्छी हो रही हैं, कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो फिर कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। इसके ऊपर तो फिर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। कर रहे। तो अच्छा, अब वो स्टेज आ जाती है कि कोई अंकल कह रहा है, चचा कह रहा है, बूढ़ा कह रहा है, एक स्टेज आ रही थी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका काम अपने फोकस पे होता है। बिल्कुल ऐसे फोकस आपका अपने काम पे होता है, काम फोकस पे। और वैसे भी शादी की बात तो अगर छोटे सी भी लड़की है, जैसे 20-22 साल की भी लड़की है, शादी हो गई तो इतनी ज्यादा रिश्ते होते हैं, भी नान भी हो जाती है, पप्पू भी बन जाती है, कोई खाला बन गई, कोई क्या वही रिश्ते वाले में फंस गए फिर। और अब वैसे भी काम पे फोकस रहता है हर वक्त, मतलब अब वो नहीं रही कि जी हमें कोई अंकल क्यों कह रहा था, नाराज हो गए। जो हमारे अभी जिस तरह से उन्होंने बात की आसिफ अली जरदारी साहब की कि उन्हें भी रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, तो उनसा आपके सितारे क्या कहते हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? जी, आसिफ जरदारी साहब के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मामलात जो चल रहे हैं इनके आपस में कम्युनिकेशन चल रही है और बातें चल रही हैं, यही डील वाली बातें आपस में इनके मामलात तय तो हो रहे हैं। और अब ये देखना ये है कि इतनी जल्दी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि उनको रिलीफ मिलेगा। हाँ, नवाज़ शरीफ साहब का मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो हैं काफ़ी चीज़ें जो है ना ज़ोर पकड़ा हुआ है उन्होंने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक्शन का कार्ड होता है, बहुत जल्दी चीज़ें हैं ना चेंज होती हैं। तो पास्ट का कार्ड इनका अच्छा नहीं है, कन्फ्यूजन और स्ट्रगल का कार्ड है, स्ट्रगल में लगे हुए थे, किसी न किसी तरीके से जो है ना उनको रिलीफ मिले, लेकिन अब थोड़ी सी मामलात थोड़ी सी उनकी तरफ जो है बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। और आगे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में इनका जो है ना आउट ऑफ कंट्री का इनका हो जाएगा। अच्छा, जो ये बातें अभी चल रही हैं बिल्कुल ही खुला रिलीफ कुछ ऐसे लगेंगे कि ये जी सही है। तो चले एक और भी हमारे साथ मौजूद है, शाहिद। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप और क्या जानना चाहते हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मैं ये एस्ट्रोलॉजी साहब जो अजीम जाफरी साहब है, मेरी इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। पिछली दफ़ा भी इनसे बात हुई थी तो वो अधूरी रह गई थी। अगर वो मेरा कोई नहीं, इस बार आप कंप्लीट कर लें बात। जी, मेरा नाम शाहिद महमूद है और वालदा का नाम हफीज़ा बीबी है और 14/1/1975 मेरी तारीख पैदाइश है जी। और 14 क्या है, कौन सा मंथ है? जनवरी, 14 जनवरी 1975 जी। ठीक हो गया। और उन्होंने बता रहे थे उस दिन, तो एक मेरा बेटा है हमजा शाहिद, उनका भी हमजा का भी। अच्छा, अपना जो टाइम ऑफ बर्थ बताइएगा अगर याद है। सॉरी, मुझे टाइम ऑफ बर्थ तो अब ठीक है याद नहीं। अच्छा, तो डे भी नहीं याद है? कोई बात नहीं, डे जरूरत नहीं होती है, हम मून से इनका बताए। सवाल क्या भाई आपका? सवाल बेटे के बारे में क्या पूछने जा रहे हैं? बेटा है हमजा शाहिद जी, उनकी आई साइड का मसला है, उनको आई साइड एनिक वगैरह लगी, बहुत स्टैंडर्ड नंबर की। हमना शाहिद है, उसकी 12 साल एज है जी। नहीं, आपने अपनी लिखवाई है भाई, एक एक करके पूछे तो टाइम नहीं होता। शाहिद वैसे एक एक करके बताते तो बेहतर होता, लेकिन ये कि पहले जो है आपकी हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे अजीम साहब से। तो सुमेरा भी हमारे साथ मौजूद है। तो इनका सवाल क्या था? इनका सवाल ये था कि ये एक तो अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहे थे, उसके अलावा वो अपना चले उनका फ्यूचर बता दें, उनका क्वेश्चन जो है मैं बताता हूँ कि आप, और वैसे मेरा ख्याल है वो अपने बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, बिजनेस के बारे में। तो आप सोच लें कि आपके जितने काम, उनके बेटे की आंखों को मसला थोड़े 3-4 उन्होंने क्वेश्चन बैक टू बैक कर दिए, मसला हो गया। जी, अच्छा, आंखों का हम उनसे से पूछ लेंगे। इनका मैं बता दूं, 24 जनवरी 2020 से इनका सितारा बुलंदी पे जा रहा है। शाहिद महमूद साहब का जितने इनके लॉसेस मसले मसाइल थे खत्म हो रहे हैं। चले जी, बिजनेस जो आपका फ्लोरिश करेगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमेरा, मेरा नाम सुमेरा है और मेरी अम्मी का नाम है परवीन अख्तर और मेरे अब्बू का नाम है अब्बास। बेटा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा।
जैसे बचपन नहीं मुझे याद है, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। अब तो इतनी छोटी सी लग रही हो आवाज़ से तो। वैसे आपकी एज कितनी है? तकरीबन 23 साल होगी। 23 साल। आवाज़ से तो बड़ी छोटी सी आपका बच्ची नाम लग हम रही ना है। बताया क्या ना? नाम इनका है जी सुमेरा और इनकी वालिदा का नाम है परवीन। अच्छा सुमेरा शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं। सुमेरा से बता देते हैं बेटा, ये जो अब आपका पीरियड शुरू हो गया, अच्छा वक्त यानी कि टाइम शुरू हो गया, ये 2020 के एंड तक रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कहीं ना कहीं अगर शादी की जो ख्वाहिश है अगर ये ना भी पूरी हुई तो मंगनी और कहीं बातचीत की ज़रूर आपकी पूरी नज़र आ रही है। हम आपको एडवांस में मुबारकबाद दे देते हैं। अच्छा वो एक कह रहे थे कि शायद महमूद साहब के बेटे के बारे में था, उनसा बताएंगी। हाँ उनसा, वो आपके कार्ड्स क्या कहते हैं उनके बेटे के आईसेट का मसला बता रहे हैं। जी जी, वो मैंने कार्ड्स निकाले हैं। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। काफ़ी लोगों को इन्होंने कंसल्ट किया है, काफ़ी डॉक्टर से इन्होंने चेकअप वगैरह इनके हो रहे हैं, ट्रीटमेंट भी चल रहा है मुझे, लेकिन कहीं से शिफा नहीं मिल रही है। जी जी बिल्कुल। आगे जो फ्यूचर का जजमेंट का कार्ड है इसमें बेहतरी तो आएगी। अभी से इस वक्त थोड़ी सी चीज़ें जो हैं चेंज भी होंगी। उनकी जो आइज़ का मसला जो है इशू ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि बार बार वो चीज़ें रिपीट होंगी। मतलब ठीक हो, बेहतरी आएगी, फिर उसके बाद दोबारा से वो चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दोबारा से ट्रीटमेंट होगा। इनका ट्रीटमेंट है ना बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट लंबा जो है ना, आंखों का मामला है, सेंसिटिव भी होता है। एक रेमेडी बता देते हैं, ठीक है ना। सोने से पहले बच्ची को ना आप किसी एक बोतल में वो रख लें, आबे जमजम हर घर में आता है, आबे जमजम के 2-2 ड्रॉप, ठीक है ना। और उनकी वालदा बच्ची के आंखों पे ऐसे दम करके या नूरु समावाते वल अर्ज, ठीक है, ये पढ़ के फूंक दें और सो जाया करे वो। आपको चंद दिनों में इनको फर्क लग जाए। चलिए अल्लाह करे उनको बेहतरी जो है उसकी बच्चे की आंखों में जो है ताकत है कि बिल्कुल वो तो उसकी बाकी में उसकी कोई ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है। आबे जमजम डालें आप, बिल्कुल चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। एक और बुढ़ापे में भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आज फिर ये बात चल रही है, उम्र का तकाजा और बुढ़ापा जो है ना, इसमें चश्मा लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में क्या है, क्या कह रहे हैं उनके सितारे, किस तरह से उनकी गवर्नमेंट जाएगी? मतलब उनकी गवर्नमेंट फ्लोरिश करेगी। हाँ, अब जो है ना उनका एक तरीके से एक अच्छा भी हो गया। मैं पहले आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, अब जुडिशरी जो है ना बीच में टोंग 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 वो एक बेल नहीं आती, इधर भाई ज़रा इसका हिसाब दे, इधर हिसाब दें, ज़रा इसका जवाब दें। वो आप देख भी रहे हैं आजकल, उसको पकड़ लिया, मिनिस्टर को बुला लिया। ये चीज़ अब शुरू हो जाएगी, चेक एंड बैलेंस। ठीक है, क्या कर रहे हैं इसका जवाब दे दें आके। ठीक है, लेकिन वैसे ख्वाजा आसिफ ने बीच में एक ना शोशा छोड़ दी है कि जी इलेक्शन जो है वो पहले हो जाएंगे। नहीं अभी नहीं होंगे, उसकी प्रेडिक्शन मैं करूँगा, मगर अभी नहीं, ये अभी बस सुनते जाएं। अच्छा, उनका भी कुछ इलेक्शन तो अपने टाइम पे ही होंगे। अच्छा, जबरदस्त, उनका तो टाइम पर होंगे। हाँ, मेरे पास तो बड़ा इमरान खान साहब का जो कार्ड है बड़ा पावरफुल नज़र आ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है, और अपनी तरफ से वो ऐसा लग रहा है कि इधर उधर से जो बातें हो रही हैं, जो मामलात हो रहे हैं, वो उन पे कान नहीं धरे, बल्कि अपना जो काम है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल अपने काम पे फोकस है। आवाम को तो मैं हमेशा आवाम, क्योंकि मेरा उनसे बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा हमारे होते हैं ना कंसर्न, वो व्यूअर्स हैं हमारे। हाँ, तो मैं यही हर एक को कहता हूँ कि सदकों पे फोकस रखो। अगर अपने अंदर जान लानी है ना, या अपने हिसाब से लेकर चलना है, तो सदके जितने सुबह से लेकर रात तक आप दे सको वो सदके दो। अच्छी बात भी सदका है, अच्छी बात भी सदका है। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त मैसेज आपका। और आप अजीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनसा आप हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद थी, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, सदका खैरात जो है, क्योंकि अजीम साहब ने भी कहा कि अच्छी बात है सदका खैरात दे, तो क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जा रहा है, तो इस प्रोग्राम का फीडबैक भी दीजिए। कल दोबारा मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।